हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी 2.0। जो भी बच्चा गेट इलेक्ट्रॉनिक्स 2021 में अपीयर हुआ था और जिन्होंने भी फाइबर ऑप्टिक्स के इस प्रॉब्लम को सिंसियरली गेट में अटेम्प्ट किया था, दे वुड बी इन बिग डायलेमा कि सर मेरा आंसर जो गेट में आया था वो कुछ अलग है और ऑफिशियल की में कुछ अलग आंसर दिया हुआ है। सो अब उनके दिमाग में 2-3 क्वेश्चन रेज हो रहे होंगे। पहला क्वेश्चन जो रेज हो रहा होगा, सर इस प्रॉब्लम को चैलेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, दैट्स द फर्स्ट थिंग। दूसरा, सर इस प्रॉब्लम को चैलेंज करेंगे तो क्या लगता है व्हाट इज द चांसेस कि आईआईटी के प्रोफेसर्स या आईआईटी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। तीसरा, कि इस पूरे के पूरे क्वेश्चन के फॉर्मेशन में कहीं मिस्टेक था क्या। तो यार इस पूरा का पूरा वीडियो को बनाने के पीछे केवल एक मोटिव है, इस प्रॉब्लम के हर एक एंगल को प्रॉपर्ली डिस्कस करना। यस, तो अगर आप इस पूरे के पूरे वीडियो में मेरे शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस का डेफिनेटली आंसर मिल जाना है। तो यार विदाउट गेटिंग डिलेड, लेट मी स्टार्ट रीडिंग द प्रॉब्लम वर्ड बाय वर्ड। और इस प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इट्स अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम वेयर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैव डन द मिस्टेक। देखिए प्रॉब्लम में लिखा क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ द कोर एंड क्लैडिंग ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर आर 1.5 and 1.48 respectively. The critical propagation angle, which is defined as the maximum angle that the light beam makes with the axis of optical fiber to achieve the total internal refraction rounded off to 2 decimal places is. यार चलिए, तो जो डेटा दिया हुआ है ना उसको सबसे पहले तो फटाफट मैं कंसोलिडेट करके यहाँ लिखता हूँ, विच विल बी यूज्ड इन फ्यूचर। पूरा का पूरा अच्छे से मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ और साथ में ये भी दिखाऊंगा कि आईआईटी ने जो आंसर की रिलीज किया है तो उनके पीछे इनका थॉट प्रोसेस क्या था या कौन सा कंसेप्ट इन्होंने यूज किया है। यस चलिए, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखूंगा मैंने कोर को मीडियम 1 माना है तो इसलिए इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैंने न्यू ऑफ 1 से रिफर किया है, विच इज 1.5। सिमिलरली क्लैड को मैंने मीडियम 2 माना है एंड हेंस इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैंने रिफर किया न्यू ऑफ 2 से, विच इज 1.48। तो कभी भी मैं 1 रिफर करूंगा सो बेसिकली मैं कोर मीडियम को रिफर कर रहा हूं, जब भी 2 यूज करूंगा मैं क्लैड मीडियम को रिफर कर रहा हूं। यार इस प्रॉब्लम में बेसिक मिस्टेक कहां हुई है बच्चों को वो समझना, वो इस सेंटेंस में हुई है। सबसे पहले बात, द क्रिटिकल प्रोपगेशन एंगल। यार जितने भी स्टैंडर्ड बुक को आप रीड करोगे ना, ये क्रिटिकल प्रोपगेशन एंगल का कहीं भी जिक्र नहीं है। वंस इन अ व्हाइल एक आध बुक में कहीं जिक्र है। जैसे अगर स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में बात करेंगे तो कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स हो सकती है, विली की बुक्स हो सकती है, ग्रिड की बुक्स हो सकती है, जॉन की बुक्स हो सकती है। nowhere it has been mentioned, ये वर्ड ही एब्सेंट है, दैट्स द फर्स्ट थिंग। कल के दिन अगर आप YouTube में सर्च भी मारेंगे ना, एक्सेप्टेंस एंगल विद इन दी फाइबर ऑप्टिक्स 50 आर्टिकल मिलेंगे, क्रिटिकल एंगल विद इन दी फाइबर ऑप्टिक्स 100 आर्टिकल मिलेंगे, लेकिन जैसे ही आप क्रिटिकल प्रोपगेशन एंगल विद इन दी फाइबर ऑप्टिक्स देखोगे कोई भी आर्टिकल नहीं देखने को मिलेगा। ये बात अलग है कि अगर आप एक आध हियर एंड देयर के बुक उठा के देखोगे तो कहीं कहीं ये वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये वर्ड तो प्रिवेलेंट नहीं था और ये जो क्वेश्चन फ्रेम किया उसको भी पता था, इसीलिए उसने इस पूरे के पूरे वर्ड को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये तो अग्री करोगे। उनने ये बोलने की कोशिश की यार इतने 3 लाइन के क्वेश्चन में इनने 10 या 12 वर्ड केवल इसको एक्सप्लेन करने के लिए दिया है, इसका मतलब उनको भी पता था कि ये वर्ड प्रिवेलेंट वर्ड नहीं है। देखो क्या एक्सप्लेन कर रहा है वो, which is defined as the maximum angle that the light beam makes with the axis of the fiber optic cable or fiber optics to achieve the total internal reflection। अब देखो यहाँ पंगा क्या है, यहां जो मैक्सिमम एंगल को सेटिस्फाई करने का क्राइटेरिया होगा ना वो 2 तरीके से मीट किया जा सकता है, 2 रीजन में मीट किया जा सकता है, टुवर्ड्स द एयर या टुवर्ड्स द कोर। इस प्रॉब्लम में कहीं भी क्लियरली मेंशन नहीं है क्योंकि दोनों का आंसर अलग आएगा, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा ना सब चीज। तो अगर इस प्रॉब्लम को इनको प्रॉपर्ली ही फ्रेम करना था तो इनको 2 वर्ड या 1 वर्ड यहां ऐड करना था, ऑप्टिकल फाइबर, यहां लिखना था इसको टुवर्ड्स द कोर साइड, टुवर्ड्स द कोर साइड, और या फिर लिखना था इनसाइड द फाइबर ऑप्टिक्स। वहां से भी समझ में आ जाता, इनसाइड द फाइबर ऑप्टिक्स। और कुछ नहीं, अगर इनको अच्छा क्वेश्चन ही फ्रेम करना था तो ये रे डायग्राम दे सकते थे आपको, रे डायग्राम। अब देखो इनने कुछ भी नहीं दिया है तो लगभग बच्चा जो मैक्सिमम एंगल के कंडीशन को मीट करके आया है ना, वो किस साइड में मीट करके आया है, एयर साइड में मीट करके आया है। लगभग बच्चा जो मिस्टेक किया है ना वो मैक्सिमम एंगल का कंडीशन मीट करके आया है एयर साइड में, जिसको बोलते हैं अपन एक्सेप्टेंस एंगल। यार नाम में क्या रखा है यार, लेकिन है तो ये भी मैक्सिमम अलाउएबल एंगल, एक्सेप्टेंस एंगल। लगभग बच्चा ये आंसर कैलकुलेट करके आया है, तो मैं डेफिनेटली ये बोलूंगा कि क्वाइनिंग ऑफ दिस प्रॉब्लम वाज नॉट गुड। आपको पता है कि कोई नॉन प्रिवेलेंट वर्ड उठा रहे हो और आप उसको एक्सप्लेन करना था तो कुछ तो एक्सप्लेन कर देते यार। There was a mistake. Anyways, let me solve this problem. आप खुद भी समझ जाएंगे कि which type of mistake they have done और कैसे इस प्रॉब्लम को अच्छे से फ्रेम किया जा सकता था।
देखिए, तो चलिए मैंने एक फाइबर ऑप्टिक्स का छोटा सा स्ट्रक्चर ले लिया है, 2D प्लेन में लिया है, तो आप ये मान के चलेंगे ये जो आपको ब्लॉक दिख रहा है इट्स अ ब्लॉक ऑफ कोर, जिसको मैंने ऑलरेडी मीडियम 1 लिया था, तो ऑब्वियसली इसको मैं फिर से मार्क कर रहा हूँ मीडियम 1, और इसको मैंने मीडियम 2 लिया था। ये ऊपर का ब्लॉक जो दिख रहा है और नीचे का ब्लॉक जो दिख रहा है, ऑल्दो ये ब्लॉक की तरह दिख रहा होगा, लेकिन अगर 3D स्पेस में देखेंगे तो ये सिलेंडर्स है। और दूसरा फाइबर ऑप्टिक्स एक्सिस के बारे में इसने बार बार जिक्र किया है। फाइबर ऑप्टिक्स एक्सिस क्या है? फाइबर ऑप्टिक्स के लॉन्गिट्यूडनल जो एक इमेजिनरी एक्सिस होगा जिसको मैं बोलता हूं फाइबर ऑप्टिक्स एक्सिस। तो ये जो आपको ग्रीन कलर दिख रहा है ना, फाइबर ऑप्टिक्स एक्सिस दिख रहा है। अब यहां ध्यान देना, आपको टोटल कितने इंटरफेस देखने को मिल रहा है। तो ये लेफ्ट साइड जहां से आप लाइट लॉन्च करोगे टूवर्ड्स द कोर, ये आपका एयर हो गया, ये आपका मीडियम 1 जिसको मैं कोर बोल रहा हूं, दूसरा हो गया मीडियम 2। तो टोटल आपको 2 इंटरफेस देखने को मिलेंगे। एक इंटरफेस यहां देखने को मिलेगा जो होगा एयर और कोर का इंटरफेस, एयर एंड कोर का इंटरफेस, कोर का इंटरफेस। एयर को मैं मीडियम 0 मान रहा हूं, कोर को मैं मीडियम 1 मान रहा हूं, तो एक इंटरफेस होगा 0 1, और दूसरा इंटरफेस होगा कोर और क्लैड का, कोर और क्लैड का, आई में राइट ओवर हियर। दूसरा इंटरफेस है कोर एंड क्लैड का, जिसको आप बोल सकते हैं इंटरफेस 1-2। वैसे भी आप लोगों को फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में लगभग जानकारी होगी कि कल के दिन जो भी लाइट कोर के अंदर आता है, मैं ये चाहूंगा उसका कोई सा भी पार्ट रिफ्रैक्ट या ट्रांसमिट ना हो मीडियम 2 में, उसका केवल कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन हो विद इन द कोर, और वो लाइट जो है ट्रांसमीटर से रिसीवर शांति से पहुंच जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान देना, अंदर में रे कैसे ट्रेवल करेगा, रे का एंगल कितना होगा, ये डिसाइड करने के लिए आपके पास केवल एक पॉइंट है, और वो है लॉन्चिंग एंगल। क्योंकि लॉन्चिंग एंगल जो है कल के दिन स्नेल्स लॉ के थ्रू रिफ्रैक्ट होगा, और कल के दिन क्रिटिकल एंगल के थ्रू कंप्लीटली रिफ्लेक्ट होगा। आ रही बात समझ में? तो आपके हाथ में केवल एक चीज बचा, वो है लॉन्चिंग एंगल, तो यार चलो थोड़ा सा लॉन्चिंग एंगल के बारे में बात कर लेता हूं। तो लॉन्चिंग एंगल के लिए सबसे पहले मैंने एक इंसिडेंट एंगल रखा, इंसिडेंट एंगल जिसको मैं लॉन्चिंग एंगल बोलता हूं टुवर्ड्स द एयर, ये कुछ जिसको मैं बोल रहा हूं लॉन्चिंग एंगल, इट्स नथिंग बट द थीटा ऑफ एल, यस। और मुझे पता है कि एयर से जैसे ही आप कोर के अंदर जाएंगे, आप रेयर से डेंसर मीडिया के अंदर जा रहे हैं। ऑब्वियसली यार किसी मटेरियल का होगा जिसके न्यू आर की वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, इसका मतलब ऑप्टिकली रेयर से डेंस मीडियम की तरफ जा रहे हो, तो आपका रे जो है टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगा। जाना है इसको सीधे था, व्हाट आई एम सेइंग, जाना है इसको सीधे था, लेकिन ये थोड़ा सा बैंड हो जाएगा। सो लेट मी टेक द रेफरेंस ऑफ दैट, यस, ये कुछ ऐसा हो गया, यस। अब आपको एक दूसरा इंटरफेस मिल रहा है कोर और क्लैड का। यार कोर और क्लैड का इंटरफेस जो है वो ध्यान देना डेंस से रेयर इंटरफेस है, क्योंकि आपने पहले भी देखा है कि कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो 1.5 था, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और सिमिलरली जो क्लैड का था वो 2 था। तो इसका मतलब अब आपका रे जो है वो डेंस से रेयर मीडियम की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं अवैध नॉर्मल बैंड होने की कोशिश करेगा। तो नॉर्मल सबसे पहले इस पर ड्रॉ कर लो, ये अवैध नॉर्मल बैंड होने की कोशिश करेगा। तो ये कुछ ऐसा जाएगा, जाना तो इसको कुछ ऐसा चाहिए था, लेकिन अवैध नॉर्मल बैंड होगा, ये कुछ ऐसा। जस्ट अ मिनट, कुछ ऐसा। आ रही बात समझ में? लेकिन मैंने पहले भी बोला था मेरे को कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए। इसका मतलब कल के दिन ये जो एंगल है ना, आप इसको कोई सा भी एंगल ले सकते हैं। कल के दिन मैं इसको θ1' ले रहा हूं। θ1' बढ़ता जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये एंगल घटता जाएगा, और बढ़ता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इस एंगल के लिए देयर वुड बी द कंप्लीट रिफ्लेक्शन। लाइट जो है वो क्लैड में ट्रैवल ही नहीं करेगी, और उस एंगल को बोलते हैं एनीवेज, आई एम टेकिंग द रेफरेंस ऑफ this angle is θ1', and as the value of θ1' is keep increasing, no, this angle would be keep increasing, and you will be having a situation जब ये पूरा का पूरा रे जो है वो वापस से कोर में आ जाएगा। आ रही बात समझ में? और उस समय होगा इसका कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन। जस्ट अ मिनट, और उस समय होगा इसका कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ज्यादा लाइट्स ना बना के मैं यहीं इसका रेफरेंस ले रहा हूं, और उस समय होगा इसका कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन। यस, इट वुड बी सॉर्ट ऑफ दिस। आ रही बात समझ में? तो देखो अब आप इसको अच्छे से रीड करोगे ना, तो यहां एक राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेशन हुआ, यहां है 90 डिग्री, और आप मान सकते हैं इस एंगल को θ1। अग्री कर रहे हैं? अगर आपको कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए, किस मीडियम में? 1-2 मीडियम में, तो सीधा सा क्राइटेरिया आपको फीड करना है
कि थीटा 1 डैश की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑफ क्रिटिकल एंगल ओवर दिस इंटरफेस मीट करानी पड़ेगी. व्हाट यूज्ड टू बी द वैल्यू ऑफ इट? दैट यूज्ड टू बी साइन इनवर्स ऑफ न्यू टू माइनस ऑफ न्यू 1. और ये तभी वैलिड है जब आपका लाइट जो है वो डेंस से रेयर मीडियम की तरफ ट्रेवल कर रहा है. वो देख भी सकते हैं न्यू 2 की वैल्यू जो है छोटी होनी चाहिए, न्यू 1 की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए. ये फॉर्मूला कहां से है आप चाहोगे तो ये भी डिराइव करा देता हूं. कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम है तो मैं सब चीज डिराइव कराता हूं. देखो देखो ये फॉर्मूला आता कहां है. सबसे पहले आप स्नेल्स लॉ लगाओगे मीडियम 1 2 पे. सो स्नेल्स लॉ के हिसाब से होगा न्यू 1 ऑफ साइन थीटा 1 डैश इज इक्वल्स टू ऑफ न्यू 2 साइन थीटा. आगे मैंने वैसे एंगल लिया नहीं है, चलो नॉर्मल से जो एंगल बनता है उसको मैंने लिया थीटा 2. यार पहली बार आपको कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन कब देखने को मिलेगा? जब आपका रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो 90 या 90 से ज्यादा हो जाए. तो मिनिमम कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए. थीटा 2 को मैंने रख लिया 90 डिग्री. और उस समय आपके पास मिनिमम इंसिडेंट एंगल देखने को मिलेगा जिसको मैं बोलता हूं क्रिटिकल एंगल, जिसका मैंने नाम रख दिया थीटा सी. तो यहां से थीटा सी ओवर द इंटरफेस ऑफ कोर एंड क्लैड जो देख के आया है वो आया है साइन इनवर्स ऑफ न्यू 2 माइनस ऑफ न्यू 1. और ये है मिनिमम इंसिडेंट एंगल. यहां तक तो सबको क्लियर होगा. इट्स अ मिनिमम इंसिडेंट एंगल. आ रही बात समझ में? अब ध्यान देना, इसका मतलब कल के दिन थीटा 1 डैश को ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑफ थीटा सी होना पड़ेगा फॉर द कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन. और या फिर मैं बोलूं थीटा 1 डैश मिनिमम हैज टू बी इक्वल्स टू ऑफ थीटा सी एंड which has been clearly given as sin inverse of न्यू 2 डिवाइडेड बाय न्यू 1. यस. और अगर आप इस राइट एंगल ट्राइंगल पे एंगल्स की स्टडी करेंगे तो आपको इंटीरियर सम प्रॉपर्टी ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल फॉर द टाइम बिंग आपको पता है कि इसका और इसका एडिशन जो होगा वो 180 डिग्री होगा. एनीवेज आई नीड टू गो इनटू द नेक्स्ट पेज. तो आपके जो 3 एंगल्स हुए ना, एक एंगल था थीटा 1 प्लस ऑफ थीटा 1 डैश प्लस ऑफ 90. इन तीनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा. यस. और अगर आप थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़े, थीटा 1 जो होगा 180 में से 90 गया तो कितना होगा? 90 होगा. ये केवल होगा 90 माइनस ऑफ थीटा 1 डैश. और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जब थीटा 1 डैश बढ़ेगा ना तब थीटा 1 घटेगा. इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये 90 से सब्सट्रैक्टिव है. जैसे अगर थीटा 1 कल के दिन 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, तो डेफिनेटली थीटा 1 जो है वो करस्पॉन्डिंगली डिक्रीज होने की कोशिश करेगा. तो जब यू विल बी हैविंग the minimum allowable value of theta 1 dash, no, when you will be having the minimum allowable value of theta 1 dash for the complete internal reflection, there you would be having theta 1 max. Then you would be having theta 1 max. Yes. ये तो सबको समझ में आ रहा होगा. थोड़ा सा आप एक स्टेप और आगे जाएं तो आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं. थीटा 1 max would be equals to theta 1 max is equals to 90 minus of साइन इनवर्स ऑफ न्यू 2 माइनस ऑफ न्यू 1. और ये क्राइटेरिया कहां मीट करानी है आपको? ऑब्वियसली इंटरफेस ऑफ एयर एंड कोर मीट करानी है, बट टुवर्ड्स द कोर मीट करानी है या टुवर्ड्स द एयर मीट करानी है? ऑब्वियसली आई एम कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा 1. दैट मींस दिस क्राइटेरिया हैज टू मेट टुवर्ड्स द कोर साइड. और इसका फॉर्मूला क्या है थोड़ा ध्यान दो. 90 माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ न्यू 2 डिवाइडेड बाय न्यू 1. और गेट ने यही फॉर्मूला यूज किया है. दैट इज नथिंग बट 90 माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1.48 डिवाइडेड बाय ऑफ 1.5. Let me get the answer. So here it's going to be 90 minus of sin inverse of 1.48 डिवाइडेड बाय ऑफ 1.5. जो आंसर इन्होंने दिया है शायद ये दिया हुआ है 9.36. यार ठीक है ना, आपने आंसर दिया है, कोई इशू नहीं है. आपने रेफरेंस लिया है फाइबर ऑप्टिक्स एक्सिस का, वो भी कोई इशू नहीं है. लेकिन आपने क्लियरली कहाँ बोला कि ये जो एंगल की क्राइटेरिया है वो किस साइड मीट करानी है? कोर साइड मीट करानी है या एयर साइड मीट करानी है? चलो इसी पूरे के पूरे कंसेप्ट को एक स्टेप और आगे लेके चल रहा हूं मैं. चलिए अब मैं लगाता हूं स्नेल्स लॉ कहां लगा रहा हूं? मीडियम 0 1 पे या फिर इंटरफेस 0 1 पे. सो व्हाट द स्नेल्स लॉ स्टेट्स? दैट्स नथिंग बट न्यू नॉट ऑफ साइन थीटा लॉन्चिंग इज इक्वल्स टू ऑफ न्यू 1 साइन थीटा 1. यहां तक तो सबको क्लियर होगा. और वैसे भी मुझे पता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है जिसको मैंने मीडियम 0 बोला है, इट्स अ
मेड ऑफ फ्री एयर, तो न्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी, सिंपल सा 1 होगा, ये होगा 1 ऑफ साइन थीटा एल, साइन थीटा एल इज इक्वल्स टू ऑफ न्यू 1 साइन थीटा 1, साइन थीटा 1। यहां तक तो सबको क्लियर होगा? यस। अब एक चीज ध्यान देना, अगर आप रेफरेंस लेते हैं थीटा 1 मैक्सिमम का, थीटा 1 मैक्सिमम का, तो डेफिनेटली, या फिर ये बोलो थीटा 1 जैसे जैसे इंक्रीज करेगा साइन ऑफ थीटा 1 इंक्रीज करेगा यार, ऑब्वियसली यार, कॉस होता तो उल्टा होता, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू 0 से 90 तक इंक्रीज करेगी वैसे वैसे साइन का वैल्यू भी रेज करेगा। आप चाहे तो ग्राफ बना के देख लें, आप चाहे तो ग्राफ बना के देख लें, 0 से लेकर 90 तक तो डेफिनेटली इंक्रीज करता है, अगर कॉस होता तो डिक्रीज करता। यस। तो इसका सीधा सा मतलब ये है, जैसे जैसे थीटा 1 इंक्रीज करेगा वैसे वैसे साइन थीटा 1 इंक्रीज करेगा, और जब थीटा 1 की वैल्यू मैक्सिमम होगी साइन थीटा 1 की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और वैसे ही जब साइन थीटा 1 की वैल्यू मैक्सिमम होगी साइन ऑफ थीटा एल की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और जब साइन थीटा एल की वैल्यू मैक्सिमम होगी थीटा एल की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो इसका मतलब मैं ये बोलूं न्यू 1 of sine of theta 1 max is very same as the maximum allowable launching angle. I may write it sine theta L max, sine theta L max. Anyways, this theta L max is also being referred as acceptance angle. So simply I may write it sine of theta is equals to of nu 1 sine of theta 1 max. Anyways, let me focus over the sine of theta 1 max. Theta 1 max is already known to me. Where? Yes, this was the formula. I'm not going with the detailed numerical values. So here the result which we will be getting is simply going to be nu 1 of sine of theta 1 max, जो होगा 90 minus of sine inverse of nu 2 divided by of nu 1. यही होगा। यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा? Yes. साइन 90 माइनस ऑफ थीटा कितना होता है, कॉस ऑफ थीटा, तो ये होगा कॉस ऑफ साइन इनवर्स न्यू 2 डिवाइडेड बाय ऑफ न्यू 1। आ रही बात समझ में? तो यार अब साइन और कोसाइन को आपस में कैंसिल आउट करने के लिए डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा कि इसको भी कोसाइन बना लिया जाए। तो ये न्यू 2 जो है वो है परपेंडिकुलर, और न्यू 1 जो है वो है व्हाट, हाइपोटेनियस, और कॉस बनाने के लिए ऊपर में लाना होगा बेस और नीचे लाना होगा आपको हाइपोटेनियस। ओके, विल डू दैट। तो ये होगा nu 1 cos will remain cos, it would become cos, and now you had to take or you had to bring the base over here, which should be hypotenuse square minus of perpendicular square. Yes, so here becomes root over of hypotenuse square, which is nu 1 square minus of nu 2 square, and still you will be having nu 1 at denominator. Agreed? So this and this goes out, and the factor of acceptance angle what you get is simply going to be sine inverse this nu 1 goes out, nu 1 square minus of nu 2 square. And may I know what is this theta a? Theta a is the maximum allowable angle towards the air side such that there would be the complete internal reflection. देखो आपको दो अलग अलग जगह दिक्कत आई है, ये दोनों के दोनों थीटा मैक्स हैं, बट ये क्राइटेरिया आपको मीट कराना था सेम एयर और कोर इंटरफेस में टुवर्ड्स द एयर साइड, और ये अभी भी रेफरेंस जो ले रहा है ना वो ऑप्टिकल फाइबर एक्सिस का ही ले रहा है। तो मैं ये बोलूं, समझने की कोशिश करना है इस प्रॉब्लम में बेसिक पंगा क्या था। देखो समझने की कोशिश करना, जैसे जैसे थीटा 1 बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे थीटा 1 डैश घटता जाएगा, और जैसे जैसे थीटा 1 डैश घटता जाएगा वैसे वैसे आपका कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो कंसेप्ट था उस पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग रहा है। तो ये मान के चलो आपको मिनिमम जितना थीटा 1 डैश मेंटेन करके चलना है उसके रेफरेंस में आपने निकाल लिया थीटा 1 मैक्सिमम। यस, और जितना थीटा 1 मैक्सिमम आपने निकाला है उसके रेफरेंस में आपने निकाल लिया थीटा एल मैक्सिमम। अब बताओ आपको यहां का क्राइटेरिया मीट करना था या यहां का क्राइटेरिया मीट करना था? यही तो प्रॉब्लम में अच्छे से दिया नहीं था यार। ऐसा नहीं कि ये फॉर्मूला कोई लगा नहीं सकता, थोड़ा सा एक ट्रिग्नोमेट्रिक मैथमेटिकल इक्वेशन ही तो था, कोई भी लगा लेता। अगर आप रे डायग्राम दे देते, आप यही रे डायग्राम दे देते, यहां बोल देते फाइंड द थीटा मैक्स, यार बच्चा बिल्कुल लगाता है यार, क्यों नहीं लगाता ये बताओ? बच्चे को इतना तो पता होता है कि थीटा 1 डैश जो है वो मिनिमम एंगल है, तो कहीं ना कहीं अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल में इंटरनल सम प्रॉपर्टी लोगे तो थीटा मैक्स तो निकाल ही लोगे। लेकिन आप ये तो बताओ कि थीटा मैक्स ठीक है, आपने रेफरेंस लिया है फाइबर ऑप्टिक्स एक्सिस का, तो यार ये भी तो फाइबर ऑप्टिक्स एक्सिस का ही रेफरेंस लिया हुआ है, एंड दैट्स द प्रॉब्लम व्हाट दे हैव मेंटेन्ड। और यहां से आंसर निकालना भी कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था,
द आंसर वुड हैव बीन sin inverse of nu1 square, that's a 1.5 square minus of 1.48 square. Anyways, let me get the answer. So here it becomes sin inverse of root over 1.5 square, 1.5 square minus of 1.48 square, 48 square. Here goes the value as 14.130. ये देखो दो आंसर आ गए इसके, दो आंसर आ गए। ये आंसर आया है एयर साइड में, सेम प्रॉब्लम में कोई भी चेंज नहीं है, अभी भी आप रेफरेंस ले रहे हैं फाइबर ऑप्टिक्स एक्सिस का, अभी भी ये वैल्यू है मैक्सिमम एंगल, और ये है टुवर्ड्स द कोर साइड, टुवर्ड्स द कोर साइड। अब मैं यही बोलूंगा कि ये प्रॉब्लम की फ्रेमिंग अच्छी होनी थी। अब बात आती है चैलेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि प्रॉब्लम चैलेंज कर दो, चैलेंज कर दो, बट स्टिल मैं पुराने कुछ नॉन कन्वेंशनल वीडियोस और नॉन कन्वेंशनल बुक्स देख रहा हूं, तो एक आध जगह में क्रिटिकल प्रोपगेशन एंगल का वर्ड यूज किया हुआ है, और उसमें इसने क्लियरली बोला है द क्रिटिकल प्रोपगेशन एंगल इज द मैक्सिमम एंगल। बना किधर दिया है, कोर की साइड बना दिया है, लेकिन इसको एक्सप्लेन कहीं भी नहीं किया है। तो उन्होंने जो आंसर लाया है, उन्होंने इस फॉर्मूला से लाया है। ये तो आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा क्या है, अच्छे समझ में आ रहा होगा क्या है, लेकिन लगभग बच्चों ने आंसर ये लाया है। सो द फाइनल कंक्लूजन और फाइनल वर्डिक्ट, मुझे लगता नहीं कि आईआईटी वाले इसको फुल मार्क्स देंगे, बट यस इट वाज अ रॉन्ग फ्रेम प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में थोड़ा सा भी अगर वो ऑल्टर करते, सो इट वुड हैव बीन अ वेल डिजाइन प्रॉब्लम टुवर्ड्स द कोर साइड इनसाइड द फाइबर ऑप्टिक्स, या फिर आपको रे डायग्राम दे देना था, रे डायग्राम दे देना था। ये समझ में आया सबको, ये समझ में आया सबको? आप खुद से विजुअलाइज कर सकते हो, जैसे जैसे ये एंगल आप बढ़ाते जाओगे ना, जैसे जैसे ये एंगल बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ये एंगल कम होता जाएगा। ये तो समझ में आ रहा है, जैसे जैसे आप ये एंगल बढ़ाओगे वैसे वैसे ये एंगल कम होता जाएगा। ये θ1 बोल रहा हूं मैं, ठीक। और जैसे जैसे θ1 कम होता जाएगा ना, आपको दिक्कत क्या आने वाली है, θ1' अगर क्रिटिकल एंगल से कम हो गया तो कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपके पास θL या फिर लॉन्चिंग एंगल की भी एक मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। अगर आप उससे ऊपर गए तो θ1' जो है वो θC से कम हो जाएगा और कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां जब भी मैं कैलकुलेशन करता हूं अक्रॉस दिस इंटरफेस, हमेशा मैं मिनिमम वैल्यू के बारे में बात करता हूं, क्योंकि मेरे को यहां क्रिटिकल एंगल मीट कराना है। उसके रेफरेंस में हमेशा मैं मैक्सिमम एंगल के बारे में बात करता हूं, जहां मैं रेफरेंस लेता हूं, ध्यान देना किसका, फाइबर ऑप्टिक्स एक्सिस का, और यहां भी मैं मैक्सिमम एंगल के बारे में बात करता हूं। इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, इससे नीचे नहीं आना चाहिए। सो यस इट वाज अ कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम, बट मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा इसमें कि आईआईटी वुड गिव द आंसर और नॉट, बट यस इट वाज नॉट अप्रोप्रिएट फ्रेम प्रॉब्लम। यार मैं मानता हूं यार, अगर आप साल में एक पेपर लेते हो, इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस बनाए हो, बच्चों को अगर आप क्लैरिटी नहीं दोगे तो बच्चा 3 से 4 मिनट, जो सिंसियर बच्चा है वही दिया होगा ना, 3 से 4 मिनट इस प्रॉब्लम को फ्रेम करने में टाइम दिया होगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम दिया होगा। एंड ऑफ द डे आपने केवल प्रॉब्लम में थोड़े से वर्डिंग का हेर फेर करके क्वेश्चन का आंसर ही गलत कर दिया। आप कंसेप्ट से खेलो ना, आप वर्ड से क्यों खेल रहे हो? सो डेफिनेटली आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस प्रॉब्लम। एनीवेज नाउ यू योरसेल्फ वुड बी एबल टू जज, इट वाज नॉट अ प्रॉपर्ली डिजाइन्ड प्रॉब्लम। मैं ये बोलूंगा कि करना है तो कर सकते हो कि दिस क्वेश्चन, ये जो वर्डिंग है ये लगभग जगह देखने को नहीं मिली, और ये जो वर्ड का फॉर्मेशन होता है, वर्ड का फॉर्मेशन होता है, ये काफी अच्छा हो सकता था। ठीक है, मैं अगर दांडे सर से भी बात करूंगा, अगर सर मुझे सजेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के बिहाफ में इस क्वेश्चन को चैलेंज करूंगा। ओके देन, ज्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसी का भी सही आंसर एटलीस्ट इस प्रॉब्लम में आया, किसी मतलब किसी का भी, जो भी स्टैंडर्ड बुक के तो पढ़ के आया होगा, नहीं आया है। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।